Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 9th. Your diary of 21 August is Constitution of 1956. बेसिकली आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आपकी पूरे चैप्टर नंबर 4 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपकी एक्सरसाइज में इंक्लूड ना हो, इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज वाइज ही क्वेश्चन की रीडिंग्स करवाई हैं। सिर्फ 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं थे। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 और एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये तो टॉपिक्स इसलिए मैं आपको अलग से करवा रही हूँ, अदरवाइज़ आपके बाकी पूरा चैप्टर जो है वो आपकी एक्सरसाइज में कवर हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 इज़ ऑन पेज नंबर 103। जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ पाकिस्तान काज डिले इन द फॉर्मुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पाकिस्तान बना था 1947 में, जबकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो 1956 में कंप्लीट हुआ था। अब इसकी क्या रीजंस थी? द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। पाकिस्तान जो है वो 2 गैर मसावी अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड था। द ईस्ट पाकिस्तान वाज 1 यूनिट, एक यूनिट का नाम था ईस्ट पाकिस्तान। इट हैड मोर पॉपुलेशन दैन दैट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। इसकी आबादी वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। द वेस्ट पाकिस्तान कॉन्सिस्टेड ऑफ 4 प्रोविंसेस एंड 12 स्टेट्स। अब जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके 4 सूबे थे और 12 रियासतें थीं। देयरफॉर इस वजह से द गवर्नमेंट डिसॉल्व्ड ऑल द प्रोविंसेस एंड स्टेट्स एंड मर्ज्ड देम इनटू वन सिंगल प्रोविंस। इस वजह से फिर गवर्नमेंट ने जो वेस्ट पाकिस्तान में प्रोविंसेस बने हुए थे और स्टेट्स बनी हुई थी उन सब को डिसॉल्व करके एक सिंगल प्रोविंस बना दिया। 14 अक्टूबर 1955 अ न्यू प्रोविंस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। तो वेस्ट पाकिस्तान एक नया सूबा बन गया। इट कंपोज्ड ऑफ 12 डिवीजन्स। अब इसकी 12 डिवीजन्स थी। द फेडरेशन कंसिस्टेड ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान। अब सिर्फ हमारे 2 सूबे थे, एक का नाम था वेस्ट पाकिस्तान और एक का नाम था ईस्ट पाकिस्तान। The federation consisted of this declared the differences which were being experienced in the way of the representation. Mushtaq Ahmed Burmani was made the first governor of the West Pakistan, while and Dr. Khan Sahab was the first chief minister of the province. अब जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को दोनों को अलग अलग प्रोविंस बना दिया गया, एक एक सूबे का नाम दे दिया गया, ठीक है। जब दोनों को एक एक सूबे का नाम दे दिया गया तो इस तरह से फिर जो नुमाइंदगी का इशू था कि एक की जो वेस्ट की अगर जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, ईस्ट की कम है, तो फिर इस लिहाज से वेस्ट की जो है वो नुमाइंदगी ज़्यादा बनती थी। तो फिर इस इशू को इस सिस्टम के थ्रू डिज़ोल्व कर दिया गया। और जो नवाब मुश्ताक अहमद गुरमानी जो थे वो मगरबी पाकिस्तान के पहले गवर्नर, जबकि डॉक्टर खान साहब पहले वज़ीर आला बने, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के 1 यूनिट बना दिया गया था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को। After the establishment of 1 unit of the West Pakistan, अब the West Pakistan एक यूनिट बन गया। The task of the formulation of the constitution became easier to a great extent। तो इस तरह से फिर मगरबी पाकिस्तान की वहादत के बाद जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसको बनाना आसान हो गया, ठीक है। आइन साजी का काम आसान हो गया। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली हैड ऑलरेडी डन अ लॉट इन दिस कनेक्शन। अब जो हमारी पहली कानून साज असम्बली थी, आइन साजी का काम जो कर रही थी, जो आइन बनाने का काम कर रही थी, उसके लिए ये काम आसान हो गया। चौधरी मोहम्मद अली अवेल्ड ऑफ द वर्क ऑलरेडी डन एंड फार्मुलेटेड सच अ फार्मूला। अब जो चौधरी मोहम्मद अली थे, ठीक है, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने जो वो फार्मूलेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसका काम तेज़ कर दिया। Which the second constituent assembly consisting of all the political groups and provinces expressed their consensus। अब जो दूसरी आइन साजी के लिए असम्बली बनाई गई थी, ठीक है, चौधरी मोहम्मद अली ने उसमें बड़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया और एक ऐसा फार्मूला बनाया जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और दोनों जो सूबे थे वो राज़ी थे। द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द असम्बली ऑन 9 जनवरी 1956। 9 जनवरी 1956 को जो नया आइन बनाया गया था, ठीक है, उसकी एक रफ सी फॉर्म जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। आफ्टर द फाइनल अप्रूवल बाय द गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल के
अप्रूवल के बाद इट वाज प्रोमलगेटेड इन द कंट्री एज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया 1956 2 मार्च को। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की अहम बातें क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का जो आइन था वो तहरीरी नोयत का था, यानी कि वो लिखा हुआ था, रिटन फॉर्म में था। इट वाज नॉट अ डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई लंबा कानून नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 consisted of 234 आर्टिकल्स थे इसमें, विच वर डिवाइडेड इंटू 13 पार्ट्स, जिसके 13 पार्ट्स थे एंड 6 कैजुअल्स थे। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एज प्रीएमेबल। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको प्रीएमेबल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब ये जो कानून था ये लचकदार था। इट हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू ब्रिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब इस आइन में अगर आप कोई भी तब्दीली लाना चाहते हैं, इस कानून में कोई भी तब्दीली आप लाना चाहते हैं, तो आप इजीली इसमें चेंजिंग ला सकते थे, ठीक है, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल था। बदलते हुए हालात के मुताबिक इसमें चेंजिंग की जा सकती थी। कॉन्स्टिट्यूशन कुड ओनली बी अमेंडेड थ्रू अ प्रोसेस रिक्वायरिंग द अमेंडमेंट टू बी पास्ड बाय एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ द नेशनल असम्बली एंड ऑथेंटिकेशन बाय द प्रेसिडेंट। अब इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली करने के लिए आपको सिर्फ 2/3 मेजोरिटी की जो है वो हमायत चाहिए थी, और उसके बाद सदर अगर उस पर साइन कर देते हैं तो फिर आप उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल सिस्टम इन द कंट्री। फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोविंसेस, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। अब जो इख्तियारात थे वो सूबों और वफाक में तकसीम कर दिए गए। द सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इंटू 3 लिस्ट, द फेडरल लिस्ट। अब जो जितने भी इख्तियारात थे वो 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए थे, ठीक है। एक थी फेडरल लिस्ट, यानी कि फेडरल के पास कौन कौन से इख्तियारात थे। दूसरी थी प्रोविजनल लिस्ट, के सूबों के पास कौन कौन से इख्तियारात थे, एंड द करंट लिस्ट। बोथ द सेंट्रल एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट हैड द jurisdiction of the legislation regarding the current list। अब जो करंट लिस्ट जो थी उसमें मुश्तरका इख्तियारात थे, यानी कि प्रोविजनल के पास भी थे वो इख्तियारात और मरकज़ी हुकूमत के पास भी थे, ठीक है, यानी कि फेडरेशन के पास भी थे। अब इसमें दोनों का कानून साजी का इख्तियार था। द प्रोविंसेस वर गिवन ऑटोनॉमी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सूबों को काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी दी गई थी, यानी कि वो अपने इख्तियारात में खुद मुख्तार थे। The fourth one is parliamentary system. The Constitution of 1956 provided for a parliamentary form of government। ये एक पार्लिमानी निज़ाम का जो हामिल हमारे मुल्क में सिस्टम था। पार्लिमानी निज़ाम क्या होता है कि जिसमें जो वज़ीर आज़म होते हैं, ठीक है, असल इख्तियारात या पावर्स जो होती हैं वो वज़ीर आज़म के पास होती हैं। सदर जो है वो बराए नाम होता है। वज़ीर आज़म अपनी काबीना के साथ मिलकर, यानी कि जो भी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतती है वो गवर्नमेंट में आती है, हुकूमत बनाती है, ठीक है, वो अपना एक वज़ीर आज़म सेलेक्ट करती है। वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करने के बाद वज़ीर आज़म अपनी टीम बनाते हैं। वो अपनी ही पार्टी के जो मेंबर्स कौमी असम्बली में मौजूद होते हैं उनमें से कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और अपनी एक टीम बनाते हैं, और फिर वो हुकूमती कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हैं। अब किसी भी कानून को बनाने के लिए बेसिकली जो रजामंदी चाहिए होती है वो प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा थी। अगर प्राइम मिनिस्टर साइन कर देते हैं तो जो सदर की हैसियत होती है वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आर्जी होती है, ठीक है। द रियल पावर रेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर वाज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट हिज कैबिनेट, बट ही एंड हिज कैबिनेट वर आंसरेबल फॉर देयर पॉलिसीज एंड एक्शंस बिफोर द नेशनल असम्बली। अब जो असल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी काबीना को जो है अपॉइंट करता है, अपनी टीम को तश्कील देता है। अब जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो उसकी टीम होती है वो किसके सामने आंसरेबल होते हैं, कौमी असम्बली के सामने। द प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द नेशनल एंड प्रोविजनल असम्बलीज। प्रेसिडेंट की सिलेक्शन कैसे होती है, उसको कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान सेलेक्ट करते हैं। द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस वाज 5 ईयर्स। जो प्रेसिडेंट का जो इंतखाब किया जाता है वो 5 साल के लिए किया जाता है। द प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट बाय द नेशनल असम्बली। जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको नेशनल असम्बली जो है हटा सकती है उसके ओहदे से। अ मेजोरिटी ऑफ 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असम्बली। कौमी असम्बली के 2/3 मेजोरिटी अगर प्राइम मिनिस्टर को हटाने का इंदिका दे देती है, ठीक है, सॉरी वज़ीर आज़म को हटाने का इंदिका दे देती है प्राइम मिनिस्टर को, तो इससे क्या होता है फिर कि आप प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली कुड एक्सरसाइज देयर पावर्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है
इसके ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है कि हमें प्राइम मिनिस्टर पर जो है वो ट्रस्ट नहीं है। तहरीक अदम एतमाद जब लाई जाती है तो अगर कौमी असम्बली के ज़्यादा मेंबरान उसके ख़िलाफ़ वोट दे देते हैं तो इस तरह से फिर जो प्राइम मिनिस्टर है और उसकी जो काबीना है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यक ऐवानी मुकन्नना। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कानून के तहत यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड। द ओनली हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द नेशनल असम्बली, वाज टू कंसिस्ट ऑफ 300 मेंबर्स, 150 मेंबर्स फ्राम ईच वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। अब ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था। बाई कैमरल में क्या होता है, उसमें सेनेट और कौमी असम्बली 2 हाउसेस होते हैं, जबकि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जस्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट या नेशनल असम्बली था, उसमें सेनेट का इदारा शामिल नहीं था। ठीक है। अब जो नेशनल असम्बली के मेंबरान की तादाद थी वो 300 थी, जिसमें से 150 जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से थे और 150 वेस्ट पाकिस्तान से थे। 10 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन, 5 फॉर ईच विंग। अब 10 सीट्स जो थी वो औरतों के लिए मखसूस की गई थी, 5 ईस्ट पाकिस्तान से एंड 5 वेस्ट पाकिस्तान से। द असम्बली वाज इलेक्टेड फॉर टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, और जो कौमी असम्बली के मेंबरान थे उनको 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज ग्रांटेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट शेल बी द हाईएस्ट कोर्ट, सबसे बड़ी जो अदालत होगी वो सुप्रीम कोर्ट होगी। 2 हाई कोर्ट्स, 1 इन ईच प्रोविंस, 2 हाई कोर्ट्स होंगी दोनों सूबों में। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब जो चीफ जस्टिस होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सबसे बड़े जज, उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। एंड अदर जजेस शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। और जो बाकी जजेस होंगे हाई कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के से मशावरत से अपॉइंट करेंगे। द जजेस शेल हैव द सिक्योरिटी ऑफ द सर्विसेज, जो जजेस होंगे उनको उनकी जो मुलाजमतें होंगी उसका पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, यानी कि वो हर तरह से पूरी आज़ादी के साथ अपने फ़ैसले करने का हक़ रखते होंगे। उन पर किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं किया जाएगा उनको किसी भी किस्म के फ़ैसले करने के लिए, वो अपने फ़ैसले करने में आज़ाद होंगे। अ जज कुड बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस बाय द नेशनल असम्बली। अब जज को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकते थे, वो भी कौमी असम्बली को इन्फॉर्म करने के बाद। ठीक है, यानी कि कौमी असम्बली जो है वो 2/3 अक्सरियत से जज को हटाना चाहती है तो उसको हटा सकती है, लेकिन उसके लिए सदर की अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है। सिंगल सिटीज़नशिप, द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान शैल हैव ओनली 1 सिटीज़नशिप। जो पाकिस्तान के शहरी होंगे उनके पास सिर्फ एक सिंगल सिटीज़नशिप होगी। ऑल द सिटीज़न शैल बी कॉल्ड पाकिस्तानीज़, उनको सिर्फ पाकिस्तानी कहा जाएगा। उनको ये नहीं कहा जाएगा कि वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं या वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, उनको सिर्फ पाकिस्तानी कहा जाएगा। इन अमेरिका में द पीपल एंजॉय डुअल सिटीज़नशिप, लोग जो हैं वो दोहरी शहरियत का फ़ायदा उठाते हैं अमेरिका में, एक उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की और दूसरा उनकी जो स्टेट है उसकी गवर्नमेंट की। वेयर एज द पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीज़नशिप, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ सिंगल सिटीज़नशिप होगी। तमाम जो शहरी हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कहलाएंगे, ये नहीं कि वो वेस्ट पाकिस्तान की भी उनके पास नेशनलिटी होगी और साथ में वो खुद को सिर्फ पाकिस्तानी भी कहेंगे। The next one is fundamental rights. The citizen shall have all the rights are guaranteed in the Charter of the United Nations. जितने भी बुनियादी हकूक़ शहरियों के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में बयान किए गए हैं वो सब के सब हकूक़ शहरियों को हासिल होंगे। All citizen shall be equal before law. कानून के सामने तमाम शहरी बराबर होंगे। They shall enjoy social, political and economic rights. वो अपने माशी और सियासी हकूक़ को एंजॉय कर सकेंगे। नो सिटीज़न शैल बी अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट एनी सॉलिड रीज़न, और कोई भी किसी भी शहरी को बग़ैर किसी ठोस सबूत के जो है या बग़ैर किसी वजह के उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। इन केस ऑफ डिटेंशन ही और शी शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिम और हर सेल्फ, और अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस सूरत में उसे अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। द राइट्स ऑफ द सिटीज़न शैल हैव जुडिशियल प्रोटेक्शन, लोगों के जो हकूक़ होंगे, ठीक है, उनको अदालती तहफ़्फ़ुज़ मैसर होगा, यानी कि अदालत जो है लोगों के हकूक़ की निगरान होगी। इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ दीज राइट्स, अगर इन लोगों के हकूक़ की पामाली होती है, उनके हकूक़ को पूरा नहीं किया जाता, द विक्टिम शैल बी फ्री टू गो टू द कोर्ट। तो जो शहरी होंगे जो भी इस गिरफ़्तार हुआ है या जिसके हकूक़ की पामाली हुई है, जिसके हकूक़ को गज़ब किया गया है, वो कोर्ट्स में जाकर अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री होंगे।
नेक्स्ट वन इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के कानून के तहत उर्दू एंड बंगाली वर बोथ एक्सेप्टेड द स्टेट of the national languages, while English was to remain the official language for the first 25 years. अब उर्दू एवं बंगाली दोनों को पाकिस्तान की रियासती ज़ुबानों का दर्जा दे दिया गया था। अब उर्दू और बंगाली दोनों को क्यों? क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो उर्दू बोलते थे और ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे, तो दोनों सूबों की जो है वो बराबर नुमाइंदगी की गई और दोनों को उनके हकूक़ अदा किए गए। ठीक है, इसलिए दोनों ज़ुबानों को जो है वो रियासती या ज़ुबान का दर्जा दिया गया था, लेकिन सरकारी ज़ुबान के तौर पर तस्लीम किया गया। लेकिन दफ्तरी ज़ुबान जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो 25 ईयर्स के लिए अंग्रेज़ी को ही रखा गया, इंग्लिश को रखा गया। ठीक है, और 25 ईयर्स के बाद जो है फिर जब तक नई ज़ुबान के बारे में क्लियर नहीं हो जाता कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज होगी उसको, तब तक इंग्लिश को ही सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया था। द नेक्स्ट वन इज़ इस्लामिक प्रोविजंस। इस्लामी दफ़ात कौन सी थी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इस आइन के मुताबिक द नेम ऑफ द कंट्री वाज अडॉप्टेड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री शैल बी मुस्लिम। ये ऐलान किया गया कि जो मुल्क के सदर होंगे वो मुसलमान होंगे। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंक्लूडेड एज प्रीएमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको आइन के प्रीएमेबल के तौर पर इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी बेस की बुनियाद पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। द सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। हकमियत अल्लाह ताला की होगी। एंड अथॉरिटी ही हैज़ डेलीगेटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द पीपल फॉर बीइंग एक्सरसाइज्ड विद द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ सेक्रेड ट्रस्ट। यानी कि हकमियत तो अल्लाह ताला की होगी और इख्तियारात अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लोगों को अता किए थे। अवामी नुमाइंदा जो है उनको बनाया था और एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर जो है उनको अपने इख्तियारात सौंपे थे। ठीक है, और लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है इन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। द मुस्लिम्स शैल बी अनेबल टू ऑर्डर देयर लाइव्स इन द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव स्फेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इस्लाम, ताकि लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार सकें, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। नो लॉ वुड बी पास्ड और प्रोमलगेटेड अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ इस्लाम, कुरान एंड सुन्ना। इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ कोई भी कानून पास नहीं किया जाएगा। यूजरी सेल ऑफ अल्कोहल एंड नारकोटिक्स एंड प्रोस्टिट्यूशन शैल बी बैंड एंड वर प्रोहिबिटेड। अब जो सूद, जुआ, अल्कोहल को सेल करना, उसको यूज़ करना, ये सब के सब इस्लाम में ममनू करार दिया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान शैल बी मेड अ वेलफेयर स्टेट। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाया जाएगा जो लोगों की फलाह के लिए काम करेगी। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस वर इस्टेब्लिश्ड। अब इस कानून के तहत बहुत से रियासती इदारे बनाए गए थे, जिसमें इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का इदारा बनाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इदारा बनाया गया, एंड ऑडिटर जनरल और वर्थ मैंशनिंग। अब ये ऐसे इदारे हैं जिनका नाम काबिल ज़िक्र है। ठीक है, अब जो इदारा तहकीकात इस्लामी था उसमें इस्लाम की जितनी भी कानून थे उन पर रिसर्चेज होती थी। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इदारा था उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको भर्ती किया जाता था इसके थ्रू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा था या जो इदारा था वो इलेक्शंस के टाइम पे मुहर्रक नज़र आता था। ऑल द इंस्टीट्यूशंस वर अथॉराइज्ड टू वर्क इन द रिस्पेक्टिव स्कोप। अब जितने भी ये इदारे थे ये अपने अपने इदारे अख्तियारात में अमल करने की मजाज थी, यानी कि जिस इदारे का जो भी काम था वो सिर्फ उसको ही हैंडल करता था। लास्ट वन इज़ एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अब यह आइन ख़त्म कैसे हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में इसके बाद दो और आइन बने थे, एक था 1962 का आइन और एक है 1973 का आइन। तो ऐसी क्या वजूहत थी कि 1956 का आइन ख़त्म हो गया और 1962 का आइन बना? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज पास्ड आफ्टर लॉन्ग एंड अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ 9 ईयर्स। पाकिस्तान बना था 1947 में, जबकि पाकिस्तान को जो कानून बना था वो 1956 में बना था। अब कोई भी जब इदारा बनता है तो सबसे पहले उसके लिए कानून बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई भी इदारा किसी भी कानून के बगैर नहीं चल सकता। जब मुल्क के लिए कानून ही नहीं होगा तो वो इदारा कैसे चलेगा? अब 9 साल एक तो पाकिस्तान का कानून बना बहुत लेट था। इससे पहले जो है जब तक पाकिस्तान का कानून नहीं बना था, इससे पहले जो इंडिया एक्ट था 1935 उसको ही पाकिस्तान के उसमें कुछ चेंजिंग करके पाकिस्तान का जो है वो कानून बना दिया गया था। जब अपना कानून हमारा बना वो 9 साल बाद बना। अब इतनी कोशिश के बाद जो एक कानून बनाया गया था वो भी बहुत कम टाइम के लिए पाकिस्तान में चल सका था।
एटलीस्ट ऑलमोस्ट 2 years and 7 month तक ये जो आइन है ये मुल्क में नाफिज रहा था, बट डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड टू बी शॉर्ट लिव ड्यू टू स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस। अब कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि इस पर अमल ना किया जा सका, विच इंक्लूडेड म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड क्वारल्स ऑफ द पॉलिटिशियंस। अब इसमें कौन किस unfair interruption of army and bureaucracy in democratic institution, lack of able leadership and high-handedness of governor generals in the affairs of the government। अब इस कानून के ख़त्म होने की जो वजूहात थी उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे थे। इसके अलावा अब जो जमहूरी इदारे थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम थे, उसमें फ़ौज का किरदार भी, ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत, इसके अलावा हमारे पास अच्छी लीडरशिप नहीं थी, ठीक है, और गवर्नर जनरल की भी हुकूमती मामलात में बेजा मुदाखलत जो थी वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़त्म होने का बायस बनी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 रिमेंड इम्प्लीमेंटेड फॉर 2 years and 7 months ओनली। अब ये जो कानून है मुल्क में सिर्फ 2 साल 7 माह नाफिज रहा। इन 1958 द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल मोहम्मद अयूब खान ने डिसमिस कर दिया था गवर्नमेंट को और एक मुल्क में एक नया मिलिट्री रिजाइम कायम कर दिया, यानी कि फ़ौजी हुकूमत को कायम कर दिया। ये एज्यूम्ड कॉन्सनट्रेटेड ऑल द पावर्स इन हिज ओन हैंड, उन्होंने तमाम इख्तियारात को अपने हाथ में ले लिया। ही एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 के कानून को भी ख़त्म कर दिया। ही डिज़ॉल्व ऑल द असम्बलीज़, उन्होंने नेशनल असम्बलीज़ को भी ख़त्म कर दिया, तमाम सूबाई असम्बलियों को भी ख़त्म कर दिया। ही टुक कवर द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, और उन्होंने मुल्क के प्रेसिडेंट का भी ओहदा संभाल लिया और चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का भी ओहदा संभाल लिया, ठीक है जी। सो 1956 का जो कानून था वो कैसे ख़त्म हुआ कि जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ लगा दिया था मुल्क पे, उन्होंने 1956 का कानून ख़त्म करके मुल्क में फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर टुडेज़ टॉपिक। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट डायरी।